हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मेंबरशिप इन कंपनी। ये हम चैप्टर फर्स्ट मेंबरशिप इन कंपनी पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा पहले मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मेंबर होता कौन है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम जो डिस्कशन है, इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, वो हम इंट्रोडक्शन थोड़ा नोट्स से पढ़ेंगे। ये कुछ नोट्स हैं जिसमें मीनिंग लिखा हुआ है कि मेंबर कौन कौन बन सकता है कंपनी का, या किस किस को हम मेंबर मान सकते हैं कंपनी का। ठीक है। Who has acquired share in a company with share capital? जिसने भी शेयर को एक्वायर करा है, लिया है कंपनी में अपनी शेयर कैपिटल से, वो क्या है, क्या मान लेंगे उसे हम मेंबर मान सकते हैं। वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। सिग्नेचर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी आर टीम टू हैव एक्सेप्टेड टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है, जो भी सिग्नेचर किए हुए हैं, जिसने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के, उसको हम डी मतलब मान लेंगे कि एक्सेप्ट कर लेंगे कि क्या वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो नेम है मेंबर्स का लिखा जाता है, लिस्टेड किया जाता है कंपनी के रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर लिखा जाता है, उसको हम क्या मान लेंगे, जिसका भी नाम है रजिस्टर में, कि वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। He give his written consent to become a member and his name is entered into the company register of member। जिसने भी अपना रिटन कंसेंट दे दिया है मेंबर बनने के लिए और उसका नाम जो है एंटर कर दिया गया है कंपनी के रजिस्टर में, वो भी क्या है, मेंबर है। ठीक है। लेकिन इफ द नेम इज नॉट एंटर्ड इन कंपनी रजिस्टर, कंपनी के रजिस्टर में नाम एंटर नहीं किया, लेकिन जो रिटन कंसेंट है वो दे दिया गया, तो वो क्या है, मेंबर नहीं है। जिसने रिटन कंसेंट तो दे दिया लेकिन रजिस्टर में नाम नहीं लिखा गया, तो वो क्या है, मेंबर नहीं है। ही इज नॉट अ मेंबर। तो आपको इस इंट्रोडक्शन से पता चल गया होगा कौन मेंबर है, कौन नहीं है। ठीक है। पहली बात, जिसने एक्वायर शेयर करे है, शेयर को एक्वायर करा है, वो क्या है, मेंबर है। जिसके सिग्नेचर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो भी मेंबर है। ठीक है। जिसका नाम है रजिस्टर में, वो भी मेंबर है। जिसने रिटन कंसेंट दी है और उसका नाम जो है कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर कर दिया है, वो भी क्या है, मेंबर है। लेकिन जिसने रिटन कंसेंट तो दी लेकिन उसका नाम रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो क्या है, मेंबर नहीं है। तो आगे हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255, कौन से सेक्शन के तहत, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 के तहत, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बात हम मीनिंग में भी पढ़ चुके हैं, सिग्नेचर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेम वही है। द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी डी, जो क्या है, सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसको हम मान लेंगे कि वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। ठीक है। एंड ऑन इट रजिस्ट्रेशन, और जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, शैल बी एंटर्ड एज मेंबर, मेंबर के तौर पे कंपनी के रजिस्ट्रार में, तो उसे भी हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है, मेंबर है। एक तो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, उसको भी हम मान लेंगे। और दूसरा क्या कह रहा है, जिसका नाम रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन में, मेंबर के रजिस्ट्रार में, तो उसे भी क्या मान लेंगे हम, वो क्या है, मेंबर है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 के तहत। ठीक है। सत्य हूँ में भी अ मेंबर मतलब कौन मेंबर बन सकता है कंपनी का। कंपनी बोर्न बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी है वो किससे बनती है, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। अ पर्सन हु कैपेबल ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट,
तो जब कंपनी ही कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, जो पर्सन कैपेबल है बनाने में कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है, मेंबर बन सकता है। फॉलो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन बन सकता है मेंबर, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि कंपनी बोन बाय कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो पर्सन जो लाइबल है, कैपेबल है बनाने में कॉन्ट्रैक्ट को और जो फॉलो कर सके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, वो मेंबर बन सकता है। तो कौन कौन मेंबर बन सकता है? इंडिविजुअल कोई भी एनी इंडिविजुअल जो कैपेबल है बनाने में कॉन्ट्रैक्ट को, वो क्या है, मेंबर बन सकता है, ठीक है। ये इम्प्लाई करता है उस पर्सन को, जैसे कोई एडल्ट है, एडल्ट मतलब अबव 18, और साउंड माइंड है या अंडरस्टैंड कर सके जो प्रोविजंस को, ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे। तो ये वो होता है इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? अ पार्टनरशिप फर्म कैन नेदर बाय द शेयर ऑफ अ कंपनी। जो पार्टनरशिप फर्म है वो कभी भी बाय नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती शेयर को कंपनी के, नॉर बिकम अ मेंबर। तो इस वजह से वो मेंबर नहीं बन सकती, बिकॉज इट हैज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर। क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है। द पार्टनर फर्म में हाउएवर ही रजिस्टर्ड एज जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर। वो क्या होते हैं? जॉइंट होल्डर होते हैं शेयर के। तो इंडिविजुअल जो है वो बन सकते हैं मेंबर, पार्टनरशिप फर्म जो है वो नहीं बन सकती है मेंबर। उसके बाद है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में जो जॉइंट हिंदू फैमिली का करता है, ठीक है, जो करता है वो ही परचेज कर सकता है कंपनी में शेयर, ठीक है, और वही मेंबर होगा कंपनी का। सिर्फ उसी को हक है कि वो मेंबर होगा कंपनी का, ठीक है। कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी जो कॉर्पोरेट बॉडी है या जो कंपनी है वो बाय करेगी शेयर को दूसरी कंपनी में, अनदर कंपनी में, एंड दे आर बिकम अ मेंबर। वो मेंबर बन सकती है। एक कंपनी जो है वो मेंबर बन सकती है, बिकॉज क्यों बन सकती है? क्योंकि जो कंपनी है उसकी एक लीगल एंटिटी है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो मेंबर बन सकती है। But it can do so only if it is authorized by its article of association. Like society, क्या रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो मेंबर बन सकती है? रजिस्टर्ड सोसाइटी कैन बाय इन इट्स ओन नेम द शेयर ऑफ अ कंपनी। जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वो अपने खुद के नाम पर शेयर खरीद सकती है, प्रोवाइडेड इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल सो ऑथराइज। अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो ऑथराइज है तभी वो क्या है? मेंबर बन सकता है कंपनी का। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर बन सकता है कंपनी का? An insolvent can continue to be a member of a company. जो एक insolvent है वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी मेंबरशिप को कंपनी के अंदर, प्रोवाइड द राइट टू हिज शेयर, जो भी उसके राइट्स है शेयर पर, विद द ऑफिशियल रिसीवर, जो भी उसका ऑफिशियल रिसीवर है उसके तहत। बट इफ द आर्टिकल ऑफ द
ऑफ द कंपनी डू नॉट सो परमिट। लेकिन जो हमारी AOA है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, या जो आर्टिकल है कंपनी का, वो हमको ये करने के लिए परमिट नहीं करता कि जो इंसॉल्वेंट है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी मेंबरशिप को। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मानता है। मैरिड वुमन, क्या मैरिड वुमन मेंबर बन सकता है? यस, मैरिड वुमन कैन बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी। एक मैरिड वुमन मेंबर बन सकती है कंपनी की। फॉरेनर, क्या एक फॉरेनर मेंबर बन सकता है कंपनी का? अ फॉरेनर और अ नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब जो फॉरेनर है, जो इंडिया के अंदर नहीं रहता है, इंडिया के बाहर रहता है, मे टेक शेयर इन एन इंडियन कंपनी, वो शेयर ले सकता है किसी भी इंडियन कंपनी में और मेंबर बन सकता है विद द जर्नल और स्पेशल परमिशन। लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल परमिशन लेनी होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है? तो वो मेंबर बन सकता है। बट लेकिन अगर जो कंट्री है उसके साथ सिचुएशन है वार की, ठीक है, वार की, लड़ाई झगड़े की, फाइट की, तो जो फॉरेनर है वो हमारे लिए क्या होगा? एक अलाइन होगा, एनिमी होगा। एंड देयरफॉर हिज पावर ऑफ वोटिंग एंड राइट्स इज रिसीव नोटिस एंड सस्पेंड ड्यूरिंग हॉस्टाइल्स, तो हम उसको मेंबर नहीं रख सकते। माइनर क्या होता है? बिलो द 18 एज माइनर होता है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो माइनर है डज नॉट हैव द कॉम्पिटेंसी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? जो माइनर है वो बिलो 18 होता है, तो वो कैपेबल नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर इज वॉइड, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है माइनर से वो वॉइड माना जाएगा, गलत माना जाएगा। दैट इज वाई, इस वजह से जो माइनर है वो बाय नहीं कर सकता शेयर को कंपनी में, नोर कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, इसलिए वो मेंबर भी नहीं बन सकता कंपनी का, ठीक है? नेक्स्ट, जॉइंट होल्डर। The share of a company may be jointly bought by two or more to that person, मतलब कि जो शेयर है कंपनी का वो किसी ने जॉइंटली लिया, दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने लिया। इन केस वो पब्लिक कंपनी में तो जो जॉइंट होल्डर है शेयर का वो डीम मान लिया जाएगा, वो क्या है? मेंबर है। प्राइवेट कंपनी द जॉइंट ओनर ऑफ शेयर शैल बी डीम टू बी वन मेंबर, तो उसमें से जो जॉइंट ओनर है उस शेयर का, उसमें से किसी भी एक, ठीक है, द जॉइंट ओनर, जो ओनर है, जिस मत की जो पूरे जॉइंट होल्डर है उसमें जो ओनर है उसको हम मान लेंगे कि वो क्या है? मेंबर है, ठीक है? इतना बहुत है। फिक्टिशियस पर्सन सेक्शन 38 के तहत जो ये एक्ट है, ये एनी पर्सन बाय द शेयर ऑफ अ कंपनी, कोई भी पर्सन बाय कर सकता है शेयर कंपनी के अंदर इन अ फिक्टिशियस नेम। इफ अ पर्सन मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी शेयर इन अ फिक्टिशियस नेम, कोई भी पर्सन जिसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट करी कंपनी के शेयर में, एंड द कंपनी अननोइंगली मेक द अलॉटमेंट, और उसने अलॉटमेंट करी, जो पर्सन है जिसने एप्लीकेशन करी वो लाइबल है, ऑब्लिगेशन है, डिमांड है कि वो जो मेंबर है सच पर्सन कैन नॉट लेटर डेनी बीइंग द ओनर ऑफ शेयर, वो कभी भी ओनर नहीं बनेगा शेयर का। उसके बाद क्या है? मॉर्टेज ऑफ शेयर, कोई भी पर्सन जिसने लोन ले रखा है, ठीक है, क्या कह रहा है ये? कोई भी पर्सन जिसने लोन दे रखा है, हु गिव अ लोन, कि जो पर्सन जिसने लोन दे रखा है वो उसके बजाय ले सकता है शेयर को, एक्सेप्ट कर सकता है और बन सकता है मेंबर, ठीक है?
on the condition that the share shall be transferred to the company nominee on the repayment of the loan। वो उसको रीपेमेंट ना करने के बजाय उसको क्या कर देंगे, शेयर अलॉट करा देंगे। ठीक है, तो ये थे जो बन सकते हैं मेंबरशिप मेंबर और नहीं बन सकते, या कौन से केस में नहीं बन सकते। तो अब कौन कौन से वेज से मेंबरशिप एक्वायर की जा सकती है, या कौन कौन से मेथड से। तो फर्स्ट है बाय सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसको हम मान सकते हैं वो क्या है कि मेंबर है कंपनी का। तो पहली बात तो यही आ गई, जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम का उसको हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। तो पहली बात तो ये है कि हम सब्सक्राइब करके मेमोरेंडम को बन सकते हैं मेंबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे कि वो क्या है, मेंबर है। सेकंड क्या है, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, या हमने ये भी पढ़ा था कि हम एप्लीकेशन करके अलॉटमेंट करके भी मेंबर बन सकते हैं कंपनी का। तो सेकंड मेथड ये हो गया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट से हम बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 ऑफ द कंपनी एक्ट। ठीक है, तो ये भी मेंबर इस तरीके से भी बना जा सकता है। बाय एग्रीइंग टू परचेज क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर, एग्री कर ले परचेज करने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को कंपनी एक्ट 2013 के तहत, जिसमें वेयर अ पर्सन हैज साइन एंड फिल्ड, उसमें उस एक पर्सन को साइन करना होगा, फिल करना होगा, अंडरटेकिंग टू टेक लेने होंगे और पे करने होंगे उस क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर को। तो वो मतलब एग्री करना, परचेज करना क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर को, तो वो भी क्या है, मेंबर है। ठीक है, बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब कि अपने शेयर को किसी और को दे देना। बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर को ट्रांसफर कर दिया हमने किसी और को, तो वो भी क्या है, एक मेथड है शेयर को लेने का। उसके बाद है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, मेंबर से, तो जो उसके शेयर है वो किसी और पर्सन को दे दिए जाते हैं, ट्रांसमिट किए कर दिए जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे। तो उसको वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, मतलब किसी और को शेयर दे दिए बिकॉज दिस सिचुएशंस। उसके बाद है बाय होल्डिंग आउट और डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपर। ठीक है, क्या है, जब पर्सन ने कंसेंट दिया, ठीक है, एंटर करने में रजिस्टर के मेंबर में, और जो कंसेंट्स है बाय हिज बिहाफ, ठीक है, he shall be deemed to be a member of the company and shall be deemed to be a liable as a member। मतलब ये हमने उसमें भी पढ़ा था कि हमने कोई कंसेंट दिया और उसको मान लिया और उसका नाम जो है वो रजिस्टर में लिख दिया, तो वो क्या है, मेंबर है कंपनी का। ठीक है, उसके बाद है बाय सरेंडरिंग शेयर वारंट। ठीक है, व्हेन ए कंपनी, मतलब कंपनी ने इशू करा शेयर वारंट को, ठीक है, जिसमें जो नेम है सारे पर्सन का जिसने इशू किया शेयर वारंट को रिमूव कर दिया उसके रजिस्ट्रार से, तो वो सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो वो क्या है, वो मेंबर नहीं रहेगा कंपनी का। मेंबरशिप बाय लोन, ये बिल्कुल मॉर्गेज बाय लोन वाला ही है कि एक पर्सन है जिसने लोन दिया है कंपनी को, उसके अगेंस्ट उसने शेयर ले लिए कंपनी में, वो होता है मेंबरशिप बाय लोन। ठीक है, ये था कि हम कौन कौन से मेथड से या कौन कौन से वे से मेंबरशिप ले सकते हैं कंपनी में। नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब हम अपनी मेंबरशिप को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है,
तो हम अपनी मेंबरशिप को कंपनी में कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। जो हमारे शेयर है वो हम अगर किसी और अनदर पर्सन को दे दें तो वो क्या है, हम अपनी मेंबरशिप को छोड़ रहे हैं ना, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र कर देना हमने अपने शेयर को। ठीक है, तो हम टर्मिनेट कर रहे हैं ना अपनी मेंबरशिप को। सेकेंड है फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, जो मतलब कि शेयर नहीं, जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कोई भी कॉल पे नहीं की गई है तो उन शेयर को हम फॉरफिट कर देंगे। इससे भी हम फॉरफीचर ऑफ शेयर से भी अपने शेयर को टर्मिनेट कर सकते हैं। वैलिड सरेंडर ऑफ शेयर, या हमने सरेंडर कर दिए अपने शेयर को। ठीक है। फोर्थ है डेथ ऑफ मेंबर की जो डेथ, शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई है तो उसकी क्या हो गई, तो उसके जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो गई। ठीक है। उसके बाद है इंसॉल्वेंसी ऑफ मेंबर, मतलब कोई मेंबर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया तब भी उसकी मेंबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है। एक्सरसाइज ऑफ लीन, मतलब द राइट ऑफ लीन ऑन द शेयर ऑफ एनी मेंबर and exercise its right to sell the share according to the provision article. The membership of the shareholder terminate with the name of the buyer of such share is entered in the company register. तो वह exercise of lien से, ठीक है, जिसमें जिसने कंपनी है उसने होल्ड कर रखे है राइट को, लीन के शेयर को मेंबर के, और वो एक्सरसाइज करे, अपने राइट को सेल कर दे शेयर के अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल के तहत, तो जो मेंबरशिप है शेयर होल्डर की वो टर्मिनेट हो जाएगी बायर के नाम पे जो खरीद रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। डिक्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जो शेयर है वो डिस्पोज हो जाए अंडर अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, द मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ सच शेयर टर्मिनेट, मतलब कि जो कोर्ट के द्वारा जो मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया जाए। ठीक है। या फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, जो मेंबरशिप है शेयर, जो होल्डर है शेयर के, उन्होंने टर्मिनेट कर दी जाए रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर से, या वाइंडिंग अप हो जाए कंपनी का, तब भी मेंबरशिप जो है टर्मिनेट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से हम अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या राइट्स होते हैं मेंबर के। अब तक हमने ये पढ़ा कि कौन कौन मेंबर बन सकता है, कौन कौन से मेथड से मेंबर बना जा सकता है, कौन कौन से मेथड से अपनी मेंबरशिप को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि मेंबर जो है उसके क्या क्या राइट होते हैं। ठीक है। स्टैट्यूटरी राइट क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी राइट होता है वो राइट जो लॉफुली अटेन्ड हो मेंबर के अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन हो वो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से राइट होते हैं मेंबर के? फर्स्ट होता है इंडिविजुअल राइट ऑफ मेंबर। ठीक है। इंडिविजुअल राइट में कौन कौन से राइट आते हैं? राइट टू ट्रांसफर शेयर, मतलब उसको राइट है वो अपने शेयर को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट सर्टेन बुक, जो भी बुक्स हैं, ठीक है, जो भी बुक्स हैं उसको राइट है इंस्पेक्ट करने के लिए, जो भी रजिस्टर है, इंडेक्सेस है, रिटर्न्स है, कॉपीज है, कोई भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है कंपनी का, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है या चार्जेस रजिस्टर है, वो देख सकता है, उसके पास राइट है इंस्पेक्ट करने का। राइट टू ऑब्टेन कॉपी, जो भी एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो भी मेंबर है कंपनी का उसके पास राइट है ऑब्टेन करने के लिए कॉपी ऑफ एनी सच रजिस्टर, उस रजिस्टर की कॉपी को लेना, इंडेक्स को, उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट है, उसकी कॉपीज को लेने का हक भी उसके पास है।
राइट ऑफ प्री-इम्पशन, राइट ऑफ रिगार्डिंग मीटिंग, राइट ऑफ नॉमिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है, ये सारे उसके पास राइट है। राइट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का उसके पास राइट है उसके पास। एप्लीकेशन टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT के पास एप्लीकेशन देने का राइट भी उसके पास है। ये सारे थे इंडिविजुअल जो राइट है। सेकंड है कोलेक्टिव राइट ऑफ मेंबर, ठीक है। कोलेक्टिव राइट मतलब होता है वो राइट जो मेंबर एक्सरसाइज करे कोलेक्टिवली, मतलब कि इकट्ठा करके। सच कोलेक्टिवली राइट एंड एक्सरसाइज बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर, मतलब सिंपली इसका मतलब क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो मिलकर करें वो होते हैं कोलेक्टिवली राइट, ठीक है। सो इसमें भी 2 टाइप्स के हैं कोलेक्टिवली राइट में। राइट इम्पोज बाय सिंपल मेजोरिटी, राइट इम्पोज बाय डेफिनाइट मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या है, ये राइट वो होते हैं जो बाय अ सिंपल रेजोल्यूशन से किए जाते हैं। लाइक राइट टू इंक्रीज द शेयर कैपिटल, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये सारे राइट्स के लिए जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाए, ठीक है। राइट ऑफ इन्फोर्सेबल बाय डेफिनेट मेजोरिटी में क्या होता है, ये इसमें ये स्पेशल होते हैं। ये वाले तो सिंपल रेजोल्यूशन से हो जाती है, ये वाले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और जो ऐसे कि अल्टर करना हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, या अल्टर करना हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, या अल्टर करना हो शेयर कैपिटल को, या वाइंड अप करना हो कंपनी का, तो इन सब काम के लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है राइट ऑफ माइनॉरिटी मेंबर, ठीक है। जो माइनॉरिटी में है मेंबर उनका राइट, ठीक है। जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर है कंपनी के उनके पास राइट है जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है बिहाफ ऑफ द कंपनी लेने का। लेकिन जो माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर है वो फील करते हैं, डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं कि उनके पास कोई राइट नहीं है अपील करने का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाउएवर पॉसिबिलिटी ऑफ मेजोरिटी बिकमिंग ऑपरेसिव रिजल्टिंग, मिसमैनेजमेंट हो जाती है कंपनी में, अफेयर्स में, कॉजिंग में, और इनजस्टिस हो जाती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस इवेंचुअली, इसको देख के जो सेक्शन 245 के तहत जो राइट है, राइट टू नॉट लेस देन 100 member of a company or not less than 1/10 of the total number of member, whichever is less, or any member or a member holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company, and in case if a company not having a share capital, मतलब अगर किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, not less than 1/5, ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर है वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में 241 सेक्शन के तहत रिलीफ पाने के लिए अगेंस्ट ऑपरेशन और रिलीफ अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट के तहत। डॉक्यूमेंट्री राइट क्या होता है, इसमें जो राइट है ग्रांटेड दिया गया मेंबर को मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत, जैसे राइट टू रिसीव डिविडेंड की उनको रिसीव डिविडेंड की प्रॉपर्टी लेने का हक है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या एक्सेट्रा, ठीक है। लीगल राइट्स क्या है, इसमें जो राइट है जो भी लॉ ऑफ द लैंड ग्रांट्स टू अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जैसे राइट टू अपील, जैसे कि वो राइट है उनको मेंबर को अपील करने के लिए कोर्ट में जब भी कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा हो, ठीक है। ये सारे क्या है राइट है मेंबरशिप के कि वो कब कब अपील कर सकता है, कब कब किस किस तरीके से कर सकता है, कौन से उसके इंडिविजुअल राइट है, कौन से उसके कलेक्टिवली राइट है, कौन से उसके माइनॉरिटी मेंबर के राइट है, या कौन से उसके डॉक्यूमेंट राइट है या लीगल राइट है, ठीक है। देयर आर 5 राइट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर, ठीक है। क्या क्या लाइबिलिटी है मेंबर की। मेंबर हैव सम लाइबिलिटी, कुछ लाइबिलिटी भी है मेंबर की अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट के तहत, एंड सम
अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी आर्टिकल, कुछ प्रोविजन के तहत, कंपनी आर्टिकल के तहत भी है। जो मेन लाइबिलिटी है मेंबर की वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लाइबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ शेयर, जो भी शेयर का प्राइस है, ठीक है, वो पे करना लाइबिलिटी है मेंबर की, ठीक है। सेकंड, लाइबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी, लाइबिलिटी है अनलिमिटेड कंपनी के तहत। इन केस ऑफ अ कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो ईच मेंबर ऑफ द कंपनी, हर मेंबर कंपनी के पर्सनल लाइबिलिटी है उसकी पे करना कंपनी के क्रेडिटर्स को। लाइबिलिटी है उसकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज लिमिटेड, उसमें लिमिटेड होती है जो अमाउंट ऑफ गारंटी दैट द मेंबर हैज अंडरटेकन, ठीक है। लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर बिलो मिनिमम, ठीक है। लाइबिलिटी है उसकी रिडक्शन करना मेंबर की बिलो मिनिमम, जो नंबर ऑफ मेंबर है वो लिमिटेड कंपनी के वो रिड्यूस करेंगे बिलो द मिनिमम एंड द कंपनी कंटिन्यू बिजनेस 6 मंथ और मोर, जो लाइबिलिटी है मेंबर की वो अनलिमिटेड हो जाएगी। लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफर, लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र क्या होता है? ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर को, जो नाम होता है ट्रांसफरी का वो एंटर नहीं होता जब तक कंपनी के रजिस्टर मेंबर में, तो जो ट्रांसफरर है वो कंटिन्यू रख सकता है तब तक अपनी, वो लाइबल है वो मेंबर कंपनी का वो करेगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑन, क्या लाइबिलिटी है वाइंडिंग अप पे कंपनी के, जो कंपनी है वो वाउंड अप हो रही है विद इन 1 ईयर, ठीक है। जो ट्रांसफरर है शेयर का, वो जो नेम है ट्रांसफरर का वो एंटर करेगा शेड्यूल बी में, और नीड द ट्रांसफरर कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल, वो लाइबल हो जाएगा, किस लिए लाइबल, जो भी अनपेड शेयर है, कोल्ड शेयर है, ठीक है, उसके लिए लाइबिलिटी एज मेंबर। जो मेंबर है उसकी क्या लाइबिलिटी है? जो पर्सन है वो एग्रीड एंड डज नॉट वांट टू बिकम मेंबर, ठीक है। मतलब जो पर्सन है वो नहीं चाहता कि वो मेंबर रहे कंपनी का, तो वो अपना जो नाम है जो एंटर्ड है कंपनी रजिस्ट्रार मेंबर में, वो कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। एनुअल रिटर्न क्या होता है? सेक्शन 92 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के तहत प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी, हर कंपनी इज रिक्वायर्ड, हर कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कि वो फाइल करे एनुअल रिटर्न के लिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी अल्ट्रेशन, कोई भी चेंजेस कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई भी अफेक्टिंग, जो भी अफेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा नोट किया जाता है रजिस्ट्रार में, ठीक है। एनुअल रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो 2 तरह की है। एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल के साथ, एंड एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, बिना शेयर कैपिटल के, ठीक है। जो एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विद शेयर कैपिटल है, इसमें क्या है? इट इज़ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होता है फॉर अ कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वो शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल दैट इट फाइल करे एनुअल रिटर्न को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एनुअल जर्नल मीटिंग, जब एनुअल जर्नल मीटिंग होता है उसके 60 डेज, उसके बाद उसके 60 डेज के अंदर वो क्या करे?
फाइल करे एनुअल रिटर्न को विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्ट फर्स्ट शेड्यूल 5 कंपनी एक्ट के तहत जो एनुअल रिटर्न है कंपनी शैल हैव एन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें अकाउंट बनता है इन सब चीज़ों का, जैसे प्लेस, एड्रेस, ये सारे पर्टिकुलर्स उसमें लिखे जाते हैं। तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है, पहला है प्लेस लिखा जाता है और एड्रेस लिखा जाता है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स लिखी जाती है जिसमें जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, स्टेट कोड या बाकी जो अदर डिटेल्स है। उसमें रजिस्टर किया जाता है मेंबर्स को, कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपनी की, और जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट द, जो डायरेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, सारी उसमें लिखी जाती है। डिटेल ऑफ, सारी डिटेल लिखी जाती है, जो भी शेयर है, डिवेंचर है। ठीक है, हेल्ड एट द डेट ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग पे जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी डिटेल है शेयर की, डिबेंचर की, जो भी ट्रांसफ़र किए गए हैं सिंस डेट ऑफ लास्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, लास्ट एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले जो भी शेयर या डिबेंचर ट्रांसफ़र किए गए हैं उन सब डिटेल्स भी लिखी जाती हैं। इन डेप्थनेस ऑफ द कंपनी, जो भी कर्जदारी है कंपनी के ऊपर वो सारी, जैसे सिक्योर्ड लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग एक्योर्ड बट नॉट ड्यू फॉर पेमेंट, वो सारी की सारी भी उसमें लिखी जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप, परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी, ये सारा कुछ उसमें लिखा जाता है। अब सेकंड बात आती है एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। एवरी कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, हर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होती है विद इन 60 डेज, लेकिन वो 60 डेज के अंदर एनुअल जर्नल मीटिंग के बाद 60 डेज के अंदर उसको फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। तो उसको ये पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते हैं। क्या होते हैं कौन कौन से पर्टिकुलर्स होते हैं, एड्रेस ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, सबसे पहला एड्रेस लिखना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, नेम लिखना पड़ता है मेंबर का। ठीक है, और रिस्पेक्टिव जो डेट होती है जब मेंबर आया है वो लिखना पड़ता है। एंड द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम जो सीज छोड़ गया है अपनी मेंबरशिप को सिंस द डेट ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग, एनुअल जर्नल मीटिंग के बाद। पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन, जो भी पर्टिकुलर्स है पर्सन के एट द डेट ऑफ द रिटर्न, वेयर द डायरेक्टर इट्स मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, सारा कुछ सारे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स हैं, टोटल अमाउंट है, इंडेप्टनेस की, कर्जदारी की कंपनी के ऊपर, वो सारी लिखनी पड़ती है। जो भी एनुअल रिटर्न है फाइल विद रजिस्ट्रार मस्ट बी साइंड, उस पे साइन चाहिए किस किस के, बोथ, कौन बोथ, डायरेक्टर एंड द मैनेजर, डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी जो भी है कंपनी का, उन सब के क्या चाहिए, साइन चाहिए। अ सर्टिफिकेट साइन बाय द सिग्नेटरीज, उस सर्टिफिकेट के ऊपर भी साइन चाहिए। ठीक है, फिल्ड विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द रिटर्न, जो सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट मस्ट हैव दैट द एनुअल रिटर्न स्टेट, जो भी एनुअल रिटर्न स्टेट की गई है, दे स्टूड ऑन द डे, निर्धारित की गई है एनुअल जर्नल मीटिंग जब हुई थी तब वही, दैट द सिंस द डेट ऑफ द लास्ट एनुअल जर्नल मीटिंग, द ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर ऑफ शेयर है या डिबेंचर है या इशू
ऑफ ऑल फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ शेयर है या डिवेंचर है, वो सारे के सारे अप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड होने चाहिए कंपनी की बुक में। जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अटैच कर रहेगी सर्टिफिकेट को विद इन द रिटर्न स्टेइंग दैट इट नॉट इशूड एनी इन्विटेशन, और कोई इन्विटेशन इशू नहीं करेगी और पब्लिक टू इन्विटेशन नहीं शेयर की इशू करा है टू द पब्लिक टू बाय इट्स शेयर और डिवेंचर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है पेनल्टी। पेनल्टी क्या होता है? इफ अ कंपनी फेल, अगर कंपनी फेल हो जाती है फाइल करने में एनुअल रिटर्न को, तो अंडर सेक्शन 4 के तहत बिफोर द एक्सपायरी पीरियड्स के पहले स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 403 के तहत जो एडिशनल फी है या है, द कंपनी शैल बी पनिशेबल, कंपनी को पनिश किया जाएगा फाइन के साथ, विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000, वो कि कम नहीं होगा 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, कम नहीं होगा, 50,000 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट विच में एक्सटेंड, लेकिन वो ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपी, ज़्यादा वो 5 लाख हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और जो भी ऑफिसर है कंपनी का हु इन डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट किया है, उसको पनिश किया जाएगा विद इम्प्रोचमेंट, उसको सज़ा भी सुना दी जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ और विद फाइन, 6 मंथ के लिए और साथ में फाइन भी, विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपी, वो कम नहीं होगी 50,000 रुपी से, बट विच में बी एक्सटेंडेड, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकती है 5 लाख रुपी से और विद बोथ। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट, और यहाँ पर हमारा मेंबरशिप इन कंपनी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये चैप्टर फर्स्ट है कंपनी लॉ का, मेंबरशिप इन कंपनी, और इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता ही आता है, कंपल्सरी है कि इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से 101% आता ही आता है। जब मैं आपको कंपनी लॉ के सारे चैप्टर करा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से चैप्टर कंपल्सरी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने से आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करूँगी मैं सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। और आज हमने मेंबरशिप इन कंपनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें सरस्वती यूट्यूब चैनल को। हर हर महादेव।